हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल FIM एडवेंचर। ठीक है, लास्ट वीडियो में पार्ट 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर तक हम लोग पहुंच गए थे और पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आई थिंक क्लास में पढ़ाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने लाइट का मतलब फोटॉन्स की एनर्जी, ठीक है, जो फोटॉन्स होते हैं यानी कि जो लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनकी एनर्जी की इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की थी। और हम लोगों ने जहाँ तक वो इक्वेशन मुझे याद आती है मैं एक बार यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, उसके लिए वो करेंगे सॉल्व। पहले एक बार थोड़ा सा उस एक्सप्रेशन पे जाते हैं जो एक्सप्रेशन मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कराया था। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी जो फोटॉन की होती है वो उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मैंने कुछ कांस्टेंट लगाया था, तो H था मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, और H जो है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ऐसी कुछ उसकी वैल्यू थी। यूनिट का खास ख्याल रखें क्योंकि H की यूनिट से ही डिसाइड होती है एक्चुअली वेवलेंथ, नहीं सॉरी हमारे एनर्जी की यूनिट। ठीक है, तो एनर्जी की भी एक से ज़्यादा यूनिट्स हो सकती हैं, जूल हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। बताऊंगी आज, बताया जैसे हेडिंग डाल रखा है मैंने, जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्जन करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी, है ना। तो यूनिट का खास ख्याल रखें। यूनिट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट होने वाले हैं, कैसे इनकरेक्ट होने वाले हैं। कई बार मतलब हम लोग देखते हैं कि बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट सही लगा लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सही लगा लेते हैं, सारे कैलकुलेशन सही कर लेते हैं, पूरा समय क्वेश्चन को देते हैं, बस एक यूनिट कन्वर्जन के वजह से गलत हो जाती है चीज़ें, रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रखें सॉल्व करते हुए। अभी से आदत बनाएं कि जब भी आप चीज़ों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आप हमेशा वहाँ पर यूनिट्स लिखें साथ में। तो हाइट H का जो यूनिट है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है, इट इज जूल सेकेंड। ठीक है, न्यू जो है दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। और वैसे ही न्यू को हमने देख रखा था कि c/λ में लिख सकती हूँ, तो एनर्जी को मैं hc/λ लिख सकती हूँ। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी है। और अगर मेरे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, n कैन बी एनीथिंग, n यानी नंबर ऑफ फोटॉन होगा, 1 फोटॉन, 2 फोटॉन, 10 फोटॉन, 20 फोटॉन, 1 मोल फोटॉन। यहाँ पर जो बच्चों ने मोल नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, 1 मोल फोटॉन का मतलब होता है कितने फोटॉन भाई, 6 × 10⁻23 फोटॉन्स। ठीक है, इतने फोटॉन भी हो सकते हैं, 2 मोल फोटॉन, 10 मोल फोटॉन, कितने भी फोटॉन्स आपको क्वेश्चन के अंदर दे सकता है, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, तो एनर्जी जो है फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगी nhc/λ। सो इस तरीके से मैं इस इक्वेशन को बना सकती हूँ, या मैं इसको nhν फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और एक तरीका है इस इक्वेशन को लिखने का, आप अगर यहाँ ध्यान दें तो दिस इज़ 1/λ। 1/λ इज़ वेव नंबर। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को वेव नंबर के टर्म में भी लिख सकती हूँ, एनर्जी इक्वल टू nhc इंटू वेव नंबर। ध्यान रखें ये वाली इक्वेशन लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताई थी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैं अभी बता रही हूँ, ये वाली इक्वेशन लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इक्वल टू hν इक्वल टू hc/λ nhc/λ फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स ही बताया था, बट आप 1/λ को वेव नंबर भी लिख सकते हैं। वेव नंबर यानी नंबर ऑफ वेव्स लास्ट वीडियो में बताया है, जाएं लास्ट वीडियो देखें प्लीज़, और लास्ट वीडियो देखकर ही इस वीडियो के बारे में चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, सो आज कुछ नया एनवायरनमेंट है, हमेशा आई मेक द वीडियोज़ ऑन माई स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, आज यहाँ पर वाइट बोर्ड, बड़ा ही मस्त, मुझे बहुत पसंद है वाइट बोर्ड, है ना। वाइट बोर्ड पे ज़्यादा बेटर समझ में आती है चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आपके व्यूज़ कुछ अलग हैं, खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों को एनर्जी की इक्वेशंस बता दी थी। ठीक है, उन एनर्जी की इक्वेशंस से रिलेट करके मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं, और भी क्वेश्चंस करवाऊँगी। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें और भी आगे बढ़ेंगी, क्वेश्चंस और भी होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए क्या लिख रखा है, कैलकुलेट द एनर्जी। एनर्जी कैलकुलेट करना है मुझे, किस में कैलकुलेट करना है मुझे, जूल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑफ अ फोटोन
ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके, एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ मुझे यहाँ पर वेवलेंथ मुझे दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं एंगस्ट्रॉम बताऊँ क्या होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम यानी होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर मैं वेवलेंथ को मीटर में लिखने चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 एंगस्ट्रॉम मीटर यानी होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे सेंटी मतलब होता है 10⁻⁻2, वैसे ही 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, वेवलेंथ को मैंने एंगस्ट्रॉम के जगह मीटर में लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर वेवलेंथ दी है और मुझे यहाँ पर एनर्जी पूछी है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ कि एनर्जी क्या होगी, तो आई विल सिंपल अप्लाई E=Nhc/λ। यहाँ पर अ फोटोन बोला है, अ फोटोन मतलब एक फोटोन, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो मैं सिंपल कैलकुलेट कर लूँगी 1, h की वैल्यू हो जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻। एक काम करते हैं, इसको ज़रा नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसे ज़रा मैं नीचे ही लिख देती हूँ। 1 इंटू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। c को मैं लिख दूँगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ज़रा, ये थोड़ा सा आगे जा रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा मेरा 5000। तो 1 2 3 और -10, मेरे ख्याल से ये बचेगा -7 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पर मीटर ने मीटर को मार दिया, सेकंड ने पर सेकंड को मार दिया। ठीक है, यूनिट्स मैंने देखो पहले कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि एनर्जी मुझे चाहिए है जूल में, तो मेक श्योर कि एनर्जी जूल में ही आए, है ना। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो ज़रा क्या आएगा। -7 से -34 मर गया, कितने जाएंगे भाई, 4 यहाँ से जाएंगे, 3 यहाँ से जाएंगे, यानी बचेगा -27। ठीक है, फिर देखते हैं क्या बचा है। 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर -27 और +8। ठीक है, 5 को ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0.2 और 3 हो जाएगा, कितना 0.2 और 3 कितना हो जाएगा, 0.2 और 3 हो जाएगा 0.6, और फिर 6.63 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 3 18, 37, 39, 1 2 3, 3.978 इंटू 10⁻⁻27 और 8 गए साथ, यहाँ से निकल लिए, एक यहाँ से -19 जूल्स। देखो ज़रा यहाँ पे जूल बचा हुआ है। दिस विल बी माई एनर्जी का वैल्यू। आई होप आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही आया होगा। सही है, ठीक है, तो कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हम लोगों ने करने हैं। बड़ा ही आसान, h का वैल्यू डाला, c का वैल्यू डाला, लल्लू सा कैलकुलेशन है, लल्लू सा मल्टीप्लिकेशन है, फटाफट कर लिया उसको। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आगे हो जाएंगी। अब एक चीज़ यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकती है कि मैम हर बार मुझे वेवलेंथ देंगे। देखो, अगर मैं एनर्जी का इक्वेशन देखूँ, अगर मैं एनर्जी की इक्वेशन देखूँ तो देखो ज़रा, n वेरी कर सकता है। मैं 1 फोटोन, 10 फोटोन, 20 फोटोन, 1 मोल फोटोन, 50 मोल फोटोन के लिए आपको एनर्जी निकालने बोल सकती हूँ। वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है, 5000 एंगस्ट्रॉम, 50,000 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, कुछ भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, पर ये जो h और c है भाई, ये तो लोगों ने जन्मांतर से इनकी वैल्यूज डिफाइन कर रखी है कि h विल बी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड c विल बी 3 इंटू 10⁸8। तो ये वैल्यूज विल बी ऑलवेज सेम। ये तो हमेशा हर इक्वेशन में, हर क्वेश्चन में सेम रहने वाली है। ये वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि भाई h और c की कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन के झंझट को ख़त्म कर दूं, मैं उसको मल्टीप्लाई करके ही रट डालूं। समझ रहे हो भाई, h और c की वैल्यू बार बार ना लिखनी पड़े। ठीक है, h और c की वैल्यू को एक ही बार लिख के कैलकुलेट करके रट लो ना यार। देखो, जैसे मैं इसको हटाती हूँ, यहाँ पर मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैंने उस चीज़ को रट रखा है, मैंने उस चीज़ को लिख रखा है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रो टिप है, बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उससे। आपने एनर्जी इक्वल टू Nhc/λ लगाना है, तो मैंने h और c का मल्टीप्लिकेशन 6.63 इंटू 10⁻⁻26 नहीं, क्या है
34 जूल सेकेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने क्या है कैलकुलेट कर दिया, इसको ये एक्चुअली वैल्यू आता है 19.86 × 10⁻26 जूल मीटर, ठीक है, कुछ ऐसा वैल्यू आता है। इसको मैं 19.86 भी नहीं लिखती क्योंकि आपको कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होने वाले हैं और उन 4 ऑप्शंस में से आपको नियरेस्ट आंसर निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो इसको सीधा सीधा लिख देती हूँ 20 × 10⁻26 जूल मीटर, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे मुझे यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 10 फोटॉन्स, ठीक है, और ईच ऑफ वेवलेंथ कितना बोल दूँ भाई, मान लो 4000 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग मीटर। मुझे एनर्जी निकालनी है और मुझे एनर्जी निकालनी है 10 फोटॉन्स की और उसकी हर की वेवलेंथ होनी चाहिए 4000 एमस्ट्रॉन्ग। लगा दो मैम, लगा दो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। एनर्जी इक्वल टू Nhc/λ लगा दिया। एनर्जी 10 फोटॉन के लिए 10। अब तो Hc का वैल्यू सीधा है आप लोगों के पास। Hc क्या होता है 20 × 10⁻26 जूल मीटर अपॉन लैम्डा लगा दिया नीचे 4000 × 10⁻10 एमस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट कर दिया है इनटू मीटर, मीटर ने मीटर को मार दिया, ठीक है ना। ये इस तरीके से 1 2 कट जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा -16, ये बचेगा मेरे पास 2/40 × 10⁻16। इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं तो ये 2 यहाँ पे 16 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा -17, 1 × 2 × ठीक है ना, ये कट जाएगा कुछ 0.5 × 10⁻17। आप चाहो तो -19 में लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो जैसे कन्वर्ट करना चाहो। नॉर्मली एनर्जी जो है, ठीक है, वो 10⁻19 में कैलकुलेट होती है। तो ऑप्शंस मैंने जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, वो ऐसा है कि 10⁻19 में आपको जूल के अंदर एनर्जी दी होती है। अगर वैसे कन्वर्ट करने जाओ, आई थिंक यहाँ पर दिखेगा, नहीं दिखेगा, ओके, तो मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करने जाऊँ तो इट विल बी कुछ 500 × 10⁻19 जूल। अगर आपका आंसर यहाँ तक आ गया है तो भी इट्स ओके, ठीक है ना, दोनों बातें सही है, मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, बस मैंने उसको 50 होगा ये, सॉरी, यहाँ पर बस मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है और 100 से डिवाइड किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग एनर्जीज़ को फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पर मुझे एवरी टाइम H और C को मल्टीप्लाई करना है, जिससे क्या होगा, एवरी टाइम मेरे को टाइम ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर टाइम सेवर टेक्निक है ये, आप सीधा Hc की वैल्यू, अगर आपको एनर्जी जूल में निकालना है, Hc की वैल्यू मेमोराइज कर लो 20 × 10⁻26, ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करें 20 × 10⁻26 डालकर और एनर्जी निकाल लें जूल में, ठीक है। सो दिस वाज अ थिंग। एक और क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ज़रा, ये थोड़ा अलग एक और वेरिएंट है हमारे पास। काफ़ी वेरिएंट इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जा सकते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी तरफ मैं मूव ऑन करूँगी अभी। तो वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली बात है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग, ये वाली जो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एनर्जी इक्वल टू Nhc/λ, ये वहाँ पर बहुत यूज़ होती है। और बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि एक्चुअली हमारा रदरफोर्ड के बाद वाला एटॉमिक मॉडल है, जिस पे हमें अल्टीमेटली जंप करना है, ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर भी एनर्जी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। सो मैं फटाफट मूव ऑन करती हूँ मेरे ये वाले क्वेश्चन पे जो मैंने आप लोगों को दे रखा है। आई थिंक मेरे कैमरामैन को कोई दिक्कत है, क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, आराम है, चलो खाना वाना खाया, ओके ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। एक ऐसा रेस्टलेस हो रहा था बेचारा, मतलब एकदम ऐसे जैसे पोटी आई हो जोर से, है ना, तो पूछ लिया जाए एक बार कि भाई क्या दिक्कत है। चलो, एनर्जी ऑफ 10 फोटॉन्स, एनर्जी निकालनी है मुझे यहाँ पर भी, ठीक है, एनर्जी निकालनी है, ओके। यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरे को दिए हुए हैं 10 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपकी बार 6 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स,
ठीक है। अरे फ्रीक्वेंसी दी है, एनर्जी दी है, रिलेशन लगा दो, अब भी बताया था। एनर्जी इक्वल टू NH न्यू लगाओ तो N हो जाएगा 10। H का वैल्यू, अब देखो HC का वैल्यू नहीं डाल पाओगे यहाँ पे, क्योंकि HC का वैल्यू कब डाल पाओगे, जब वेवलेंथ दिया होगा, क्योंकि C बाय लैम्डा लग जाएगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा H का वैल्यू डालना पड़ेगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स ने सेकेंड को मार दिया है, ठीक है। बचा क्या है देखो, एनर्जी इक्वल टू 10, क्या आएगा, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, और 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 36 37 39, और 1 2, तो ये ऐसा आ गया, इंटू 10, कैमरामैन चेक करो फटाफट, इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -20, ये बचा है जूल, तो ये 39.78 इंटू 10⁻⁻19 जूल असं काहीतरी येणार माझं वैल्यू, मतलब ऐसा कुछ आएगा मेरा वैल्यू, ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा एनर्जी का वैल्यू। सो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, जूल में कैलकुलेट की है मैंने, है ना, और एच न्यू लगा कर कैलकुलेट की है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता थी मुझे, वेवलेंथ पता नहीं थी। और अगर आपको HC लगाना है तो फिर पहले वेवलेंथ निकालो, फिर HC लगाओ, फिर वो ये है आप ऐसे खाओ या ऐसे घुमा फिरा के खाओ, ऐसे कान पकड़ो या घुमा फिरा के पकड़ो, ठीक है, बात एक ही है, कैसे भी पकड़ो, कान तो अपने पकड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने एनर्जी में HC देख लिया कि भाई HC की वैल्यू क्या हो सकती है और हम कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू एक और होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वैल्यू मतलब यूनिट जो है, एक और होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूज़ की जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो यूनिट है, ये मोस्टली यूज़ की जाती है बेटा चार्ज पार्टिकल के लिए। जूल जो है वो मोस्टली यूज़ की जाती है नॉर्मली फोटॉन्स के लिए, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल की अगर बात हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट जो है, मोर क्या बोलेंगे, सूटेबल यूनिट जो है एनर्जी का, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होता है मैम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे हम कब बोलेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, या क्या चीज़ है ये, क्या है ये, देखो बताती हूँ, बहुत ही आसान सी चीज़ है ना। यहाँ इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि किस तरीके से हम जूल को, यानी किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी को डिफाइन कर पाएंगे। हम ऐसा कब कहेंगे कि हमारे चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कब हम लेते हैं, इस चीज़ को अगर मैं बताऊं तो देखो बहुत डिटेल में, एक्चुअली इसके लिए आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, बट क्योंकि अभी वो बहुत दूर है, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज वेरी फार, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो फिजिक्स में, और अभी हमें इसका रिक्वायरमेंट है। तो एक बस छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताऊंगी मैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जो यूनिट है हम मोस्टली यूज़ करते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए। चार्ज पार्टिकल जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इसके लिए हम मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ये, तो मान लो कि मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था मान के चलते हैं इसको, कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूँ इसको, पहले मैं इसको कोई चार्ज पार्टिकल क्यों बोल दूँ, ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्यों बोल दूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसकी 0 है, तो वो मैं कह सकती हूँ कि भाई इनिशियली चार्ज पार्टिकल Q इज एट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट पे था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इस तरीके से नहीं अप्लाई करती मैं इसको सीधा ऐसे बोल देती हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V वोल्ट, ठीक है ना, उसको मैंने अप्लाई कर दिया। देन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V वोल्ट वाज अप्लाइड, हमने उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट अप्लाई कर दिया तब क्या होगा, तब इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, ठीक है, क्या गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, रेस्ट पे हूँ, अभी मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पीछे से कोई आया मुझे बहुत जोर से धक्का दे दिया, V वोल्ट से मुझे धक्का दे दिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, यानी यहाँ पर आप समझ लो कि कोई धक्का देना, फोर्स लगाना, ठीक है। तो जैसे ही कोई मुझे बहुत तेज धक्का देगा तो क्या होगा, मैं एकदम जाके वहाँ पे दौड़ जाऊंगी ना, गिर जाऊंगी, मेरे अंदर क्या आ जाएगी, मेरे अंदर आ जाएगी कुछ
अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी मेरे अंदर आएगी वो धक्का लगाने से, वो पोटेंशियल डिफरेंस देने से, वो काइनेटिक एनर्जी मेरी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वो होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैसे आया मैम? बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका पूरा कहानी बताओ, मेरे को पूरी कथा सुनाओ, तो है ना। तो भाई कथा सुना नहीं सकती अभी इसके लिए, क्योंकि इसके लिए आपको एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता होगी तब जाकर के ये पूरी कथा समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगी जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, वो सब डिटेल में 12th में पढ़ लोगे। अभी हमें सिर्फ ज़रूरत है कि अगर मैं किसी बैठे हुए अलाल आलसी इलेक्ट्रॉन को जम के फोर्स लगाती हूँ V वोल्ट का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देती हूँ बेसिकली V वोल्ट का, तो उसके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी आती है। तो जब भी मैं किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस देती हूँ तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो होता है उसका Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V वोल्ट। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अच्छा, इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, अभी वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? QV आ गई, या इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ QV। ठीक है, इसको मैं QV कह देती हूँ, और V जो है वो वोल्ट में है। ठीक है, सो QV काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गई, तो इसके अंदर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई, इनिशियल वाली तो 0 थी और अभी वाली आई QV, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी क्या रही? QV की रही। मान लो इनिशियल ऑलरेडी वो दौड़ रहा है। ठीक है, इनिशियल ऑलरेडी वो दौड़ रहा है, इनिशियल ऑलरेडी उसके पास कुछ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और मैंने कुछ दे दी, तो फिर फाइनल में क्या हो जाएगा? फाइनल में वो दोनों ऐड हो जाएंगे। पर यहाँ पे इनिशियल मैंने क्या ली थी? 0 ली थी, फिर मैंने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया था V वोल्ट का, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आई दैट इज चार्ज इनटू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो चार्ज होता है उसका चार्ज इज 1e। एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं चार्ज क्या ले लेती हूँ? एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं चार्ज ले लेती हूँ 1e। ठीक है, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वो फाइनल ले लो या वो वाली ले लो, कोई भी ले लो, तो चार्ज को मैं लिख दूंगी 1e इनटू V वोल्ट। ठीक है, 1e इनटू V वोल्ट। तो V वोल्ट अगर मैं 1 ले लूँ या जो भी ले लूँ, तो इस तरीके से जो मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1eV। ठीक है ना, 1eV। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस को मैं 1 वोल्ट ले लूँ, तो 1 1 सा 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1eV। EV इज व्हाट? EV इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, EV इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को मिली है जब मैंने उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। क्या कह रही हूँ मैं? ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को मिली है जब मैंने उसे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ठीक है, अगर 10 वोल्ट का दे दूंगी तो 10eV हो जाएगा, अगर 20 वोल्ट का दे दूंगी तो 20eV हो जाएगा, क्योंकि V वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? V रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट। वोल्ट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी मेरी यहाँ पर 1eV हो जाएगी। इसको मैं देखो चलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं इसको यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरी आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1eV। इसको अगर मैं जूल में कन्वर्ट करने जाऊँ, ठीक है, इसे अगर मैं जूल में कन्वर्ट करने जाऊँ तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकती हूँ। कैसा लिख सकती हूँ? देखो 1eV को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में मुझे लिखना पड़ेगा, कूलम में लिखना पड़ेगा। कूलम में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और V जो है वो वोल्ट में आ जाएगा, तो V वोल्ट में हो जाएगा। और कूलम वोल्ट अगर आपको पता हो, कूलम वोल्ट क्या होता है, तो कूलम वोल्ट बेसिकली होता है जूल। ठीक है, वर्क डन का यूनिट हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। तो उस तरीके से मैं अगर 1eV = 1.6 × 10⁻⁹ जूल मैं ये वाली चीज यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, यानी अगर मुझे एनर्जी, क्या कह रही हूँ, मुझे एनर्जी को कन्वर्ट करना है
जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻19 से, ठीक है। अगर मुझे उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई हैव द कन्वर्जन हियर, मेरे पास यहाँ पे कन्वर्जन है। तो मैम अब हमको एनर्जी बोल दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, तो क्या मैम हम हर बार कन्वर्ट करते बैठेंगे क्या? हम हर बार उसको इस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते बैठेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना, मैं फिर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके दे देती हूँ, मैं फिर से एक शॉर्टकट दे देती हूँ, ठीक है। देखो किस तरीके से एनर्जी अगर मुझे जूल में निकालनी थी तो मेरे पास सीधा सीधा NHC बाय लैम्डा था। HC का वैल्यू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया था 20 × 10⁻26 डिवाइडेड बाय लैम्डा, दिस शुड बी इन मीटर। तो इससे एनर्जी मेरी जूल में आ गई थी, सही है। ये एक ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुकी थी। अच्छा, यहाँ एनर्जी जूल में आ रही है, अगर इसी चीज को मैं इस नंबर से डिवाइड कर दूं 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो वो एनर्जी किस में आ जाएगी? वो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं पहले ही डिवाइड करके दे देती हूँ आपको, एनर्जी आ जाएगी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और उसके लिए नंबर हो जाएगा 12400 को डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है सीधा वो बता रही हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम मीटर किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम मीटर। तो यहाँ पर जो तुम्हें वेवलेंथ रखनी है वो तुम्हें किस में रखनी है? वो तुम्हें एंगस्ट्रॉम मीटर में रखनी है। यहाँ देखो मैं कन्वर्ट कर दे रही थी 10⁻−10 मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर आपको वो कन्वर्जन नहीं करना है। यहाँ पर आपको अगर 5000 एंगस्ट्रॉम दिए तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5000 ही लिखना है, ठीक है। और सीधा सीधा एंगस्ट्रॉम मीटर कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी एनर्जी है वो किस में आ जाएगी? वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर वेवलेंथ, कई बार हमको वेवलेंथ नैनोमीटर में भी दी होती है, अगर हमको वेवलेंथ नैनोमीटर में दी है तो जस्ट राइट 1240, इसमें से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, वेवलेंथ रखो नैनोमीटर में, नैनोमीटर विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है, बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इससे we will get the energy in what? We will get the energy in electron volt again. So we are having 3 shortcuts here, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा माय गॉड मैम ने कितने फॉर्मूले दे दिए, एक ही फॉर्मूला है E = NHC बाय लैम्डा, उसके ही भांति भांति के स्वरूप है। अगर आपको एनर्जी जूल में निकालनी है, HC को पुट कर दो 20 × 10⁻26, वेवलेंथ को पुट कर दो मीटर में, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, आप चाहे तो मैंने कन्वर्जन भी रख दिया है, आप चाहे तो जूल में निकाल के डिवाइड करते रहे, कन्वर्ट करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आपको इतना पेन नहीं लेना है, आप सीधा ये फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 12400 HC का वैल्यू रखें, वेवलेंथ रखें, किस में रखेंगे भाई? एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, कैंसिल करेंगे, एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर यहाँ पर फिर से वही काम करें, नैनोमीटर में रखें, ठीक है। एक बढ़िया एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ मैं, एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ जिसके अंदर आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो, जिसके अंदर आपको इस तरीके से वेवलेंथ का यूज हो जाएगा और एनर्जी निकल आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो let's write another question here. Calculate, आप लोग भी लिखेंगे, the energy in electron volt of a photon of wavelength, कितना लिखो भाई? कितना रख लेते हैं? 3000 एंगस्ट्रॉम रख लेते हैं, चलो ठीक है। 3000 एंगस्ट्रॉम मीटर का एक फोटोन आया, उसकी आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है और वो एनर्जी का यूनिट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो वी हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला हियर, फटाफट E = NHC बाय लैम्डा। एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, नंबर ऑफ फोटोन हो जाए तो फोटोन 1 हो जाएगा। सीधा सीधा वो एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो HC रखेंगे, क्या रखेंगे बताओ जल्दी? 124, क्या रखेंगे? 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा 3000। यहाँ पे रखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम मीटर, ठीक है। यूनिट्स याद रखो, अगेन आई एम सेइंग यूनिट्स पे खास फोकस करो बच्चों, ठीक है। 3000 एंगस्ट्रॉम मीटर मर चुका है, 1 2 1 2 काट दो,
ये बच जाएगा 12.4 डिवाइडेड बाई 3, 0 को मैंने डिवाइड कर दिया है, 3 को काटो, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 कुछ आ जाएगा, इट विल बी 4.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप मजा आया होगा। What happened? 1 जा कटेगा क्या? अच्छा सॉरी 1 कटेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 आएगा, 4.13 आएगा, हाँ जो भी है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी की वैल्यू आ गई बिना किसी कन्वर्जन किए, ठीक है। नैनोमीटर में दिया होता मैं 1240 डिवाइड बाय नैनोमीटर लगा देती, ठीक है। जूल में निकालना होता 20 × 10⁻26 डिवाइडेड बाय मीटर में मैं उसको वैल्यू को रख देती, ठीक है। सो इस तरीके से हम एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स के अंदर चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई जहाँ एनर्जी है वहाँ पावर है, ठीक है। जब आप बल्ब लेने जाते हो, आप कोई बल्ब लेने गए हो, आप अगर कोई बल्ब लेने गए हो तो यहाँ पर आप जब कोई बल्ब लेने जाते हो मार्केट के अंदर, तो आप ये देखते हो क्या कि भाई कितनी एनर्जी का बल्ब है, ठीक है। आप तो ये नहीं देखते कि कितनी एनर्जी का बल्ब है, आप तो सीधा सीधा ये देखते हो, आप तो सीधा सीधा ये देखते हो कि कितने पावर का बल्ब है, ठीक है। आप तो सीधा सीधा ये देखते हो कि कितने पावर का बल्ब है। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी दोस्तों कि जब भी हम बल्ब लेने मार्केट में जाते हैं तो हम हमेशा बल्ब का पावर देखते हैं, हम बल्ब की एनर्जी तो देखते नहीं हैं, ठीक है। पावर लिखा होता है उसमें 100 वाट का बल्ब है, 500 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का बल्ब है, जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें पावर लिखा हुआ होता है। तो बल्ब इज़ नथिंग बट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो भी तो सोर्स ऑफ फोटॉन्स ही है। तो यहाँ पर जैसे मैं एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल सकती हूँ, वैसे ही मैं पावर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट या पावर ऑफ फोटोन भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। कैसे निकाल सकती हूँ? देखो, इट्स वेरी इजी। आप लोगों को पता होगा पावर का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पावर और एनर्जी या पावर और वर्क डन का रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड से आए हो सभी लोग शायद पास होके, शायद। तो अब भाई रिजल्ट आए नहीं ना कोरोना के चक्कर में, तो क्या ही कह सकते हैं, है ना। CBSE वालों के आ गए हैं, तो देखते हैं। तो एनर्जी जो होता है, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को कैमरामैन, ओके। एनर्जी जो होता है या पावर की बात कर रही थी मैं, सॉरी, पावर जो होता है इट इज़ नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसको मैं एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कह सकती हूँ, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम और वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर पावर की बात करूँ, एनर्जी को मैं लिख सकती हूँ NhC/λ और टाइम को मैं लिख सकती हूँ ×T। तो ये हो जाएगा मेरा पावर का फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पर पावर जो होता है उसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पावर इज़ वैट, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर इज वैट, जिसको मैं जूल पर सेकंड भी कह सकती हूँ। तो याद रखो, यहाँ पर एनर्जी जो है वो हमेशा जूल में रहेगा और टाइम जो है वो हमेशा सेकंड में रहेगा। अच्छा, एनर्जी जूल में रहेगा, यानी मेरा HC यहाँ फिक्स हो चुका है, 20 × 10⁻26 मेरे को लेने का है, ये मेरा फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो अब एक बढ़िया सा पावर के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर बढ़ेंगे आज के हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन कराती हूँ पावर के ऊपर, फटाफट से लिखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by a bulb of power 60 watt in 1 minute each of wavelength, कितना ले लूँ, 6000 एंगस्ट्रॉम मीटर, ठीक है। इफ द, कहानी में ट्विस्ट, एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 50% ओनली। यानी आपके साथ गलत हो गया है, ठीक है, आपके साथ अन्याय हो गया है।
आप गए हो बाज़ार में कि भाई इलेक्ट्रिक वाले अंकल से आपने कहा है कि अंकल बल्ब दे दो, कितने वाट का दे दो, बोले आप दे दो मुझे कितने वाट का लिया मैंने, 60 वाट का बल्ब दे दो, ठीक है, आई डोंट नो आता है नहीं आता है ना, इतने वाट का बल्ब आप मुझे दे दो। अब अंकल ने आपसे पैसे तो 60 वाट के ले लिए, पर आपको दे दिया ऐसा बल्ब जिसकी एफिशिएंसी 60 वाट नहीं है, जिसकी एफिशिएंसी उसके 50% यानी कि सिर्फ 30 वाट ही है। जब आपने लगा के देखा तो बोले अरे यार ये तो तब राइट हो ही नहीं रहा, तब राइट होना चाहिए था, ठीक है। तो वो जो एफिशिएंसी है उसकी वो सिर्फ आपको 50% ही दे रही है, यानी कि जो फोटॉन्स इमिट होने चाहिए थे 60 वाट से वो उसके 50% ही इमिट हो रहे हैं। या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि पावर 60 वाट नहीं है, पावर सिर्फ उसका 50% यानी कि 30 वाट ही है, ठीक है। तो उस पावर के करस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें मिलेंगे, हमें ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर सीधा सीधा नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड की, तो कैसे होगा। अच्छा, हर फोटोन की वेवलेंथ भी दी है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो मैं सीधा सीधा बात कर लेती हूँ कि भाई पावर जो है ये हो जाएगा Nhc/λ। पावर कितना है, तो पावर है 60 वाट का 50% इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन। Hc जूल में मैंने बताया था 20 × 10⁻26 जूल सेकेंड। नीचे आएगा टाइम, लैम्डा आएगा 6000 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। और जूल सेकेंड नहीं जूल मीटर, हाँ ठीक है। तो मीटर मर चुका है। अच्छा, टाइम भी तो रखना है, सेकंड्स में रखना है, तो 1 मिनट यानी कितना होता है 60 सेकंड्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 0 0 0 0 मर गया, 6 5 हो गया 30 और इक्वल टू n, और क्या आया 1 2 हाँ 10⁻16 ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 10⁻16 अपॉन 600 इंटू कितना 1 जा, तो ये आएगा 30 to 30, तो n हो जाएगा, ये सब इधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30 × 600 × 30 × 10⁻16 -16 इधर आके हो जाएगा +16, ठीक है। तो एक कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा 30 का 0 खा गई मैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 और 4 20, 6 3 3 हो जाएगा 9 और 9 6 होता है शायद 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 54 × 10⁻20 फोटॉन्स, ऐसा कुछ तो भी आंसर आना चाहिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स कुछ इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। सो सब कट जाएगा, यहाँ पर भी जूल पर सेकंड आता है, सेकंड कट जाएगा, जूल भी कट जाएगा, नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं आने वाला, ठीक है। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स कुछ इस तरीके से आएंगे। ऐसे पावर के भी कैलकुलेशंस या पावर के भी आपको लेकर के न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं, जो कि क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट पे ऐसे बेस्ड होंगे, ठीक है। सो देखते हैं अब आज के वीडियो पे या आज के इसमें हम लोग आगे चलते हैं, जिसके अंदर मुझे आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना, विच इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, तो मैं पहले पूछ लेती हूँ हमारे कैमरामैन से कि कितना बड़ा वीडियो हुआ है, 40 मिनट्स, ओके। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली 10 मिनट्स 40 मिनट्स ना, सो वी आर अलाउड टू मेक मोर 20 मिनट्स, हाँ, बट 20 मिनट्स में पूरा कंप्लीट होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ चीज़ें बच जाएगी इसमें, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी, है ना। तो हम बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो हेडिंग डालते हैं फटाफट। ये हो गया हो शायद आप लोगों का, हाँ। तो हम लोग शुरू करने वाले थे अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट फोटो इलेक्ट्रिक से पहले एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली मेरे दिमाग में आया है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये IIT JEE में इस तरह का क्वेश्चन करीब 2 से 3 बार, मुझे खुद एक बार 2006 में, एक बार 2008 वगैरह में भी दिखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एक बार करवा देती हूँ, फिर विल मूव ऑन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखो मैंने
क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है ना, क्या है देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 है जिसका बॉन्ड एनर्जी 198 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बताऊंगी डिटेल में, 2 मिनट रुक जाओ बस। फाइंड द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ओके ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं ये कि जो बॉन्ड एनर्जी है Br2 की, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है सबसे पहले समझेंगे। Br2 जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। आई थिंक ये कितना अच्छा तो नहीं चल रहा है पेन, ब्राइट अब सही है शायद, है ना। Br2 जो है इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, Br और Br के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी लगती है। तो ये जो फोटोन आया है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए इस फोटोन की जो एनर्जी है वो है 198 किलो जूल पर मोल। अब पर मोल का क्या चक्कर है भाई, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर जो इंटरैक्शन होता है वो 1-to-1 इंटरैक्शन होता है, यानी कि एक Br के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एक ही फोटोन रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक Br के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एक फोटोन रिक्वायर्ड है, यानी एक फोटोन ही एक Br के मॉलिक्यूल को तोड़ पाएगा। तो मैम ये 198 किलो जूल पर मोल का क्या चक्कर है, तो भाई देखो एक एनर्जी जो होती है एक फोटोन की वो बहुत ही छोटी होती है, 10⁻⁻⁹ -20 ऐसे होता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग एक फोटोन के टर्म्स में नहीं गिनते, हम उसको 1 मोल या 2 मोल या 10 मोल ऐसे गिनते हैं। 1 मोल का मतलब होता है 6 × 10⁻23 फोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, यानी Br को तोड़ने वाली जो एनर्जी दी हुई है वो दी हुई है 198 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब 1 मोल फोटोन लगते हैं 1 मोल Br को तोड़ने के लिए। तो उन 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी जो होती है वो होती है 198 किलो जूल, ठीक है। पर मोल मतलब होता है 1 मोल। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई इधर 1 मोल फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक, आई होप ये दिख रहा हो, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ Br2। 1 मोल Br2 को तोड़ने के लिए 1 मोल फोटोन लगता है, ठीक है। और उनकी जो एनर्जी है, ठीक है, एंड एनर्जी जो है ऑफ 1 मोल फोटोन, जो 1 मोल फोटोन की एनर्जी है वो है 198 किलो जूल। किलो को मैं ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। तो इतनी एनर्जी है जब मैं 1 मोल फोटोन लेती हूँ, और मुझे उनका क्या निकालना है, यहाँ पे वेव नंबर निकालना है, ठीक है। सो आई अप्लाई द फॉर्मूला। क्या है मेरे पास, सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले बाद में देखेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनर्जी इक्वल टू NhC/λ। आई एम हैविंग द फॉर्मूला, एनर्जी इज गिवन एज 198 × 10⁻³ जूल। अच्छा, यहाँ पे 1 मोल फोटोन लिए हैं, इसका मतलब ब्रोमीन भी कितना तोड़ा होगा मैंने, ब्रोमीन भी मैंने 1 मोल तोड़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है N मुझे निकालना है, नहीं N नहीं निकालना है मुझे, N तो मुझे पता है 1 मोल है, 6 × 10⁻23। Hc की वैल्यू पता है, ठीक है। Hc की वैल्यू जूल में 20 × 10⁻26, और 1/λ को मैं लिख सकती हूँ वेव नंबर। सो ये ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे भी इसको यूनिट जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेव नंबर मेरा क्या हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, क्या हो गया देखो, 198 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻23 और -26, ये हो गया यहाँ पे 6 × 23, यानी हो गया -3। 6 को काट दिया, 6 3 18, ये शायद 33 से कट जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 और 1 0 कट गया, तो यहाँ बचा 2। तो ये क्या बचा वेव नंबर मेरा, ये बच्चा 33/2 × 10⁻2, -3 ऊपर जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। 33 को काटूंगी 2 से, तो मेरे ख्याल से बचेगा 16.5 × 10⁵ ऐसा कुछ आएगा वेव नंबर। यूनिट बनता है मीटर इनवर्स, ठीक है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया होगा शायद, आंसर आप लोगों का भी आया होगा ऐसा ही कुछ, है ना। चलो ठीक है। सो अब
ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। Cl2 के लिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, Br2 के लिए पूछा जा सकता है, H2 के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें और वेरिएशन अगर करना है तो आपको, जैसे मैंने यहाँ पर एनर्जी सीधा सीधा किलो जूल पर मोल में दे दी है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी जा सकती है, आपको उसे कन्वर्ट करना होगा जूल में, फिर आप निकाल सकते हो वेव नंबर, ठीक है। इस तरह के कई सारे वेरिएशंस किए जा सकते हैं, आपको उन सारे वेरिएशंस में अकॉर्डिंगली चीज़ें करनी होगी, ठीक है। तो बात करते हैं अब आगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है, सर आइंस्टीन का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये, है ना। देखो ज़रा बताऊंगी क्या होता है यहाँ पर जो सर आइंस्टाइन ने बताए थे वो ये था कि जब भी किसी मेटल प्लेट, ठीक है, जब भी किसी मेटल प्लेट के ऊपर, जैसे ये मेरा मेटल प्लेट है ना, ये मेरा मेटल प्लेट है, बेसिकली किसी मेटल प्लेट की बात नहीं करूँगी मैं यहाँ पर बात करूँगी सिर्फ सीजियम और पोटेशियम की। ये सीजियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, ठीक है। क्यों मैम, बाकी क्यों नहीं हो सकते? इतने मेटल है, दुनिया भर के मेटल है हमारे पास, प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, निकल है, ठीक है, और सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है या लिथियम है, तो आप सिर्फ सीजियम या पोटेशियम ही क्यों ले रहे हो? बताऊंगी, उसके पीछे रीज़न है ना। यहाँ पर अगर मैं सीजियम या पोटेशियम का मेटल प्लेट ले लेती हूँ और अगर इस पर कोई लाइट का फोटोन स्ट्राइक करता है, ठीक है, कुछ एनर्जी ई लेकर के वो स्ट्राइक करता है ना, EP बोल देती हूँ मैं उसको, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो होता ये है कि इसमें से जैसे ही इस मेटल पे फोटोन स्ट्राइक किया तुरंत एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। क्या कहा मैंने? जैसे ही फोटोन इस पर स्ट्राइक किया तुरंत एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। जैसे ही फोटोन इजेक्ट निकला, यहाँ से फोटोन स्ट्राइक किया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है विथ सम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है विथ सम काइनेटिक एनर्जी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था देखो, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊँगी, पूरा कंप्लीट मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको नोट्स आज नहीं लिखा रही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक जिस्ट बताने वाली हूँ यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि किस तरीके का ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था, कैसा क्या होता है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिर्फ वो बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा डिटेल देने के लिए इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, जो कि इस वीडियो में फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक जिस्ट देने वाली हूँ इसका कि क्या होने वाला है। यहाँ पर इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही कोई मेटल प्लेट मतलब सीजियम या पोटेशियम की मेटल प्लेट पे कोई भी फोटोन आकर टकराता है तो उससे तुरंत एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी रह सकती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए उन्हें दिखा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने बाकायदा एक सर्किट बनाया था, वही हमारी ग्लास ट्यूब टाइप की ट्यूब इन्होंने यहाँ पर ली हुई थी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मेटल प्लेट ली हुई थी। कौन से मेटल की प्लेट ली हुई थी? तो इन्होंने ली हुई थी वही हमारा, देखो यार ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा चला लो, ऐसा कुछ है ना। ये जैसे सीजियम का मेटल प्लेट इन्होंने ले लिया है, सीजियम ले लिया है, और इस सीजियम के मेटल प्लेट को यहाँ पर दूसरा मैंने प्लेट लगा लिया है। इसको मैं एक लाइट बैटरी से कनेक्ट करूँगी, ठीक है, और यहाँ पर एक एमीटर लगा दो जिसकी सुई घूमेगी तो पता चलेगा कि करंट दौड़ रहा है, ठीक है। इस पर मैं जैसे ही कोई फोटोन डालती हूँ, फोटोन जिसकी एनर्जी h न्यू है, ठीक है, फोटोन जिसकी एनर्जी h न्यू है, जैसे ही वो उस पर स्ट्राइक करता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो मैम बैटरी लगा रखी है आपने, वो तो वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। बैटरी बहुत थोड़ी सी लगाई थी मैंने, ठीक है, बट करंट करस्पॉन्डिंगली आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है वो इसकी मदद से भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, इस तरीके से इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि अच्छा, जब भी हम सीजियम या पोटेशियम पर फोटोन डालते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है। बस दिस इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस पे ये बात थी, क्या कोई भी मेटल ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं,
कोई भी मेटल लेने पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है यहाँ पर बेसिकली आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ना बेटा, मेटल्स बहुत कमाल के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब देखो, मैं रिड्यूसिंग एजेंट एक और भारी भरकम शब्द मैंने यूज़ कर दिया है, दब के नहीं मर जाना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। मेटल्स का फेवरेट काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। क्या कहा? मेटल्स का फेवरेट काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। लिए दिए कोई भी आ गया लेने वाला, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कौन? मेटल्स, ठीक है। पर उसमें से भी कुछ होते हैं जो बड़े ही सस्ते में इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, बड़े ही सस्ते में, मतलब एकदम जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। बड़े हल्के में होते हैं वो, मतलब एकदम फटाफट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने का प्रोसेस जो होता है उसमें वो आयन बन जाते हैं। जैसे सीजियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्या बन जाएगा? Cs+, उसके सर पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो आयन बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन की प्रोसेस। किसी मेटल के लिए आयोनाइजेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब जब भी आप किसी मेटल से उसका इलेक्ट्रॉन लेते हो ना, तो आपको एनर्जी लगेगी, आप ऐसे नहीं ले सकते। हाँ, कम एनर्जी, कोई मेटल्स होते हैं जो कि कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कोई मेटल्स होते हैं जो कि ज़्यादा एनर्जी में इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो जो कम एनर्जी वाले जो मेटल्स होते हैं, जिनको कम एनर्जी में ही वो आपको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है, ऐसा मेटल मुझे यहाँ पर लेना है जिसको बहुत कम एनर्जी लगेगी और वो कम एनर्जी में ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ऐसे मेटल्स जो हैं वो है मेरे सीजियम और पोटेशियम। बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, बहुत ही हल्के में, बहुत ही कम एनर्जी का फोटोन, क्योंकि यहाँ से जो लाइट सोर्स आएगा उसके फोटोन में कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी होने नहीं वाली, ठीक है। तो वो जो मेटल्स हैं सीजियम वीजियम, ये बहुत ही कम एनर्जी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत ही कम एनर्जी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। तो इसीलिए सीजियम और पोटेशियम टाइप के मेटल्स ही हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो बात हो गई कि ठीक है, सीजियम और पोटेशियम जो है वो अपनी एनर्जी को दे देंगे, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देंगे बहुत कम एनर्जी के फोटोन में। तो बहुत कम मतलब कोई भी फोटोन चल जाएगा क्या मैम? कोई भी फोटोन, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भी चल जाएगा क्या? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 0.00001 का भी चल जाएगा क्या मैम? मान लो अगर ऐसा होता, ठीक है, कि हर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन देने लगता या हर छोटे मोटे फोटोन के साथ इलेक्ट्रॉन देने लगता, तो फिर क्या होता? आप लाइट चालू करते, आप रूम में लाइट चालू करते, सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगते, सारे के सारे मेटल्स जो है वो आयोनाइज हो जाते। पर ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ होगा किसके साथ? वही मेटल्स के साथ होगा जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, जो कि ईजिली आयोनाइज हो सकते हैं, कम एनर्जी देकर आयोनाइज हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कम एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी? क्या कोई भी एरी गैरी एनर्जी का फोटोन आके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा क्या? नहीं। हर इलेक्ट्रॉन नहीं, हर मेटल की अपनी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उतनी एनर्जी का फोटोन दोगे या उससे ज़्यादा का फोटोन दोगे तो ही वो इलेक्ट्रॉन देगा। एरा गैरा कोई भी फोटोन उसका इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकता। और वो मिनिमम एनर्जी जो कहलाती है, वो मिनिमम एनर्जी जिस पर ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, उसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ W0 से। इसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। क्या कहा जाता है? वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन दिख नहीं रहा है, फंक्शन नहीं दिख रहा है, ओके। वर्क फंक्शन, फंक्शन नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। भाई मेरा कैमरामैन पूरी केमिस्ट्री सीखने वाले हैं, बता रही हूँ तुम लोगों को, कहीं मेरी जगह आके पढ़ाने ना लगे बस, है ना। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन जो है इट इज़ W0। जैसे मैंने यहाँ पर इसको एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं h न्यू लिख देती हूँ, वैसे ही मैं वर्क फंक्शन को h0 लिख सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एनर्जी। वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द मिनिमम एनर्जी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जिसका फोटोन भेजोगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी मेटल प्लेट से बाहर निकलेगा। अच्छा, मान के चलो कि मिनिमम एनर्जी जो मेटल को लगेगी वो कितनी है? वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन आपने भेज दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो फोटोन आया ज़रूर है। फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर आया, इलेक्ट्रॉन को टकराया, इलेक्ट्रॉन हला, वाइब्रेट हुआ, पर निकल नहीं पाया, क्योंकि निकलने के लिए सारी मोहमाया उसके आजू बाजू, भाई उसके प्रोटॉन वोटॉन भी तो होंगे उसको पकड़ के रखने वाले, तो वो पूरी मोहमाया छोड़कर बाहर भागने के लिए उसको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए थी? कम से
से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी। जब तक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन नहीं मारोगे वो बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आता होगा शायद। मान लो कि आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दे दिया, फिर क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को टकराया, इलेक्ट्रॉन भागा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिश्ते तोड़े और जस्ट बाहर भागा, पर बहुत दौड़ के दूर नहीं जा सका क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। आपने सिर्फ उसको उतनी ही एनर्जी दी है कि वो उसके सारे साथी बंधुओं से रिश्ते नाते तोड़कर सिर्फ बाहर, जस्ट एटम के बाहर जा पाए। ठीक है, अब मान लो कि आपने उसको एकदम दे दी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, चाओ एकदम धनाधन बड़ा आपने बल्ब लगा दिया और एकदम धनाधन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन गिरे जा रहे हैं। फोटोन आया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन को ओहो कितनी सारी एनर्जी मिल गई। अब वो इलेक्ट्रॉन जैसे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेगा वो सीधा जाएगा बाहर। तो भाई बाहर जाने के लिए तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाए, बाकी का 10 में वो दौड़ जाएगा, बाकी के 10 में वो यहाँ दौड़ जाएगा, यानी कि उसके पास एक्सेसिव जो एनर्जी है वो उसके मोशन के लिए यूज हो जाएगी, यानी कन्वर्ट हो जाएगी। वो एक्सेसिव एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर एक रिलेशन जो है मैं यहाँ पर डिराइव कर सकती हूँ कि जितनी भी ये जो फोटोन की एनर्जी है, ये जो मेरी फोटोन की एनर्जी है, ये बेसिकली दो चीज़ों को करने में यूज़ होती है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, अच्छा बाहर निकालने में कितनी एनर्जी यूज़ होती है? बाहर निकालने में यूज़ होती है इतनी एनर्जी, यानी कि उसके वर्क फंक्शन जितनी। ठीक है, उसके वर्क फंक्शन जितनी, और बाकी की बची हुई कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। एक बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है ये। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन जो कि यूज़ होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत डिटेल है इसके आगे, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि बहुत ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक समझा होगा, बिकॉज मैंने समझाया ही नहीं अभी पूरा, है ना। तो समझाएंगे इसको, अगले वीडियो में करेंगे इसको कंटिन्यू, है ना। और तब तक के लिए ये वाले सारे HC बाय लैम्डा वाले क्वेश्चंस आई होप आप लोगों से अच्छे से बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, सारी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, उसके ऊपर जो जो चीज़ें बेस्ड है ना। और फिर उसके बाद जाएंगे हमारे अल्टीमेट बोर मॉडल पे, ठीक है, जो कि रदरफोर्ड के बाद एक्चुअली आना चाहिए था। तो फिर बोर मॉडल पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 4 इज़ ऑल अबाउट एनर्जी के क्वेश्चंस, और पार्ट 5 इज़ ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक, एंड पार्ट 6 विल बी ऑन बोर मॉडल। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। और एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जिसको हम लोग मोटिवेशनल सीरीज़ का नाम दिया है हम लोगों ने। इट इज़ काइंड ऑफ अ टॉक शो, जिसमें कि हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो कि ऑलरेडी किसी अच्छे NITs, IITs और हमारे एम्स, है ना, अच्छे रेप्यूटेड GMCs के अंदर हैं, वो सारे बच्चे आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से रही उन लोगों की 2 साल की जर्नी, और उन लोगों ने क्या क्या अप्स एंड डाउन्स उस जर्नी में फेस किए हैं। ठीक है, सो डू वॉच उस सीरीज़ को, देखो और उससे कुछ सीखो, उन बच्चों के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखो, और आप लोग भी आगे बढ़ो, है ना। आप लोग भी बहुत कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, अच्छे से पढ़ो, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। टिल देन, दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड बाय।